दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल पीआईबी में प्रकाशित लेख इनॉगुरल एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन इकोनॉमी न्यू दिल्ली डायलॉग 2021 और इकोनॉमिक टाइम्स में छपे लेख रीसेंट एविडेंस पॉइंट्स टू नेचुरल ओरिजिन ऑफ कोविड-19 साइंटिस्ट राइट इन लैंसेट के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल जीएस पेपर 3 के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। बायोसिक्योरिटी। साल 2019 में दुनिया ने एक ऐसी आपदा का सामना किया जिसने मानवीय इतिहास को कोविड से पहले और कोविड के बाद की दुनिया में विभाजित कर दिया। इसकी शुरुआत जरूर चीन के शहर वुहान से हुई थी, लेकिन इंसानों में ये वायरस प्राकृतिक तौर पर जानवरों से या किसी साजिश के तहत फैलाया गया। ये आज भी जानकारों के बीच एक अबूझ पहेली बना हुआ है। हालिया संपन्न G7 की बैठक में भी कोविड के ओरिजिन को लेकर एक पारदर्शी जांच की मांग की गई। इसके अलावा लांसेट जर्नल में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक कोविड का ओरिजिन लैब लीक नहीं बल्कि प्राकृतिक ढंग से हुआ था। विशेषज्ञों के बीच इसके ओरिजिन पर भले ही एक राय ना हो, लेकिन इस आपदा ने बायोसिक्योरिटी के मुद्दे को चर्चा में ला दिया है। इसके मद्देनजर टीम दृष्टि पेश कर रही है बायोसिक्योरिटी और इससे जुड़े संबंधित मुद्दों पर एक आर्टिकल। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे बायोसिक्योरिटी क्या है, बायोसिक्योरिटी और बायोसेफ्टी में क्या अंतर है, बायोसिक्योरिटी के तहत कौन से खतरे शामिल हैं, भारत बायोसेफ्टी की चुनौती का सामना कैसे कर रहा है। इसके अलावा अन्य जरूरी मुद्दों को भी शामिल किया जाएगा। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि बायोसिक्योरिटी क्या है। बायोसिक्योरिटी या जैव सुरक्षा एक ऐसी रणनीति है जिसमें मानव, जानवर और पौधों के स्वास्थ्य और उससे संबंधित खतरों को प्रबंधित करने की बात की जाती है। यह इस तथ्य पर आधारित होती है कि मानव, जानवर और पौधों के बीच एक लिंकेज है जिससे इनके खतरे भी एक दूसरे तक पहुंच सकते हैं। इसमें राष्ट्रीय स्तर पर बायोसिक्योरिटी के लिए किए गए प्रावधानों को परखा जाता है। किसी भी स्तर मसलन रेगुलेशन, तकनीकी और निगरानी में कोई कमी या खामी ना हो, इसे परखा जाता है। इसका अंतिम मकसद मानवीय स्वास्थ्य और कृषि उत्पादन व्यवस्था और इस पर निर्भर उद्योगों की सुरक्षा ही होता है। दूसरे शब्दों में देखें तो जैव सुरक्षा कृषि की स्थिरता और सार्वजनिक स्वास्थ्य के व्यापक पहलुओं और जैविक विविधता सहित पर्यावरण की सुरक्षा के लिए एक समग्र अवधारणा है। बायोसिक्योरिटी के लक्ष्यों की बात करें तो इसमें मानव जीवन और स्वास्थ्य, जानवरों का जीवन और स्वास्थ्य और पौधों का जीवन और स्वास्थ्य शामिल है। इसके अलावा मानवीय जीवन के साथ खाद्य सुरक्षा और पौधों के साथ वनों को भी शामिल किया गया है। इसकी परिभाषा बायोसेफ्टी से मेल खाती हुई है, इसलिए कई बार इन दोनों शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ में कर लिया जाता है, लेकिन इन दोनों शब्दों में अंतर है। आइए देखते हैं कि बायोसेफ्टी और बायोसिक्योरिटी में क्या अंतर है। बायोसेफ्टी में उन प्रक्रियाओं को शामिल किया जाता है जो कि मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को नकारात्मक तौर पर प्रभावित होने से बचाने के लिए जरूरी है। वहीं दूसरी ओर बायोसिक्योरिटी में जानबूझकर या गलत तरह से हैंडलिंग की वजह से पर्यावरण में जैविक पदार्थों को फैलने से रोकना शामिल है। इनके अंतर को समझने के लिए एक उदाहरण देखते हैं। लैब में शोधकर्ताओं द्वारा खतरनाक पदार्थों से सुरक्षा के लिए पीपीई किट पहनना बायोसेफ्टी है। इन पदार्थों तक अवैध पहुंच को रोकने के लिए किए गए प्रयासों को बायोसिक्योरिटी के तहत रखा जाएगा। इसके लिए इसकी जानकारी होना जरूरी है कि बायोसिक्योरिटी में कौन कौन से खतरों से बचने के लिए प्रयास किए जाते हैं। आइए देखते हैं कि बायोसिक्योरिटी के तहत कौन से खतरे शामिल हैं। सबसे पहला खतरा है फूड सेफ्टी के स्तर पर खाद्य पदार्थों में किसी जैविक, रासायनिक और भौतिक पदार्थ के मिलने से खाने पर पड़ने वाला प्रभाव। यह स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालने के लिए भी जिम्मेदार है। दूसरा खतरा है जूनोसिस, जो कि बायोलॉजिकल एजेंट है।
ये जंगली या घरेलू जानवरों से इंसानों में फैल सकता है। यहाँ अगर जानवरों के स्वास्थ्य को लेकर खतरे की बात करें तो ऐसा कोई भी पदार्थ जो जानवरों को नुकसान पहुंचा सके इस श्रेणी में रखा जाएगा। वहीं पौधों में खतरे की बात करें तो पौधों के किसी बायोटाइप या स्ट्रेन, जानवर या ऐसा कोई जहरीला पदार्थ जो पौधों या पौधों के उत्पादों के लिए हानिकारक हो, वह भी खतरा बन सकता है। इसके अलावा LMO यानी लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म भी खतरे का अन्य रूप है। LMO माने जिसमें आधुनिक बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग करके जेनेटिक मटेरियल का नया कॉम्बिनेशन हासिल किया जाता है। साथ ही ऐसी इन्वेजिव एलियन स्पीशीज जो कि अपने प्राकृतिक निवास स्थान से बाहर है, इससे उस क्षेत्र की जैव विविधता को खतरा होता है जहां इस स्पीशीज को इंट्रोड्यूस किया जाता है। इन खतरों के अलावा कुछ नए उभरते जूनोसिस भी चिंता का मसला है। स्तनधारियों से ई कोलाई और बोवाइन ट्यूबरकुलोसिस, मवेशियों से BSE यानी बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एंसीफेलोपैथी जैसी बीमारी होती है। इसे मैड काउ डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। सी फूड से नोरोवायरस और पोल्ट्री और अंडों से साल्मोनेला का खतरा बढ़ रहा है। इसके अलावा पोल्ट्री से एवियन इन्फ्लुएंजा, पक्षियों से वेस्ट नाइल वायरस, सुअरों से निपाह वायरस और रोडेंट से हंता जैसे वायरस का खतरा है। बायोसिक्योरिटी के तहत आने वाले इन खतरों से निपटने के लिए इंटीग्रेटेड बायोसिक्योरिटी अप्रोच पर जोर दिया जाता है। आइए देखते हैं कि इंटीग्रेटेड बायोसिक्योरिटी अप्रोच में किसे शामिल किया जाता है। इस अप्रोच के तहत कृषि, खाद्य सुरक्षा, जन स्वास्थ्य, मत्स्य आदि के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को शामिल किया जाता है। इसके तहत अन्य सरकारी गतिविधियां मसलन व्यापार, कस्टम, टूरिज्म, मरीन कंजर्वेशन आदि को भी शामिल किया जाता है। वैज्ञानिक शोध संस्थान, NGO, मीडिया और विशेष समूह जो इस क्षेत्र में रुचि रखते हैं, प्राथमिक उत्पादक मसलन किसान और मछुआरे, आयात निर्यात से संबंधित उद्योग और आम जनता के विचारों आदि को इसमें शामिल करने के बाद ही इसे इंटीग्रेटेड बायोसिक्योरिटी अप्रोच कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बायोसिक्योरिटी की दिशा में काम करने वाले संस्थानों में CAC यानी कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, OIE यानी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ और CPM यानी कमीशन ऑन फाइटोसैनिटरी मेजर्स जैसे संस्थान शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किए गए मानक विधिक तौर पर बाध्यकारी नहीं हैं, लेकिन इन्हें संदर्भ के तौर पर लागू किया जाता है। WTO का एग्रीमेंट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स, जिसे 1995 में अपनाया गया था, उसे वर्तमान में सभी अंतर्राष्ट्रीय सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी मेजर्स के लिए बेंचमार्क के तौर पर देखा जाता है। अब सवाल उठता है कि इंटीग्रेटेड बायोसिक्योरिटी अप्रोच में शामिल स्टेक होल्डर्स के लिए बायोसिक्योरिटी इतनी ज़रूरी क्यों है? आइए अब एक नज़र बायोसिक्योरिटी के महत्व पर भी डालते हैं। बायोसिक्योरिटी प्रत्यक्ष तौर पर सतत कृषि, सुरक्षित खाद्यान्न उत्पादन और पर्यावरण एवं बायोडायवर्सिटी की सुरक्षा से संबंधित है। गौरतलब है कि भारत की एक बड़ी जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, जबकि कृषि व्यापार में उदारीकरण की नीति अपनाई गई है। ऐसे में विदेशी कीटों और खरपतवार का खतरा भी बढ़ रहा है, जो कि खाद्य सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। वर्तमान में भारत टिड्डी, फॉल आर्मीवार्म जैसे कीटों का भी सामना कर रहा है। वर्तमान में चल रहे कोविड जैसे जैविक संकट भी चेतावनी देते हैं कि बायोसिक्योरिटी के बिना किस स्तर की तबाही हो सकती है। कोविड जैसे संकट बायोसिक्योरिटी की महत्ता को और बढ़ाते हैं। ऐसे संकटों से वैश्विक अर्थव्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई है। तकनीक के स्तर पर हुई प्रगति ने माइक्रोबायोलॉजी की सहायता से बेहद खतरनाक कंपाउंड तैयार करने की शक्ति मानव को दी है, जिससे बायोटेररिज्म का खतरा कल्पना की शक्ति से परे है। ऐसे में वैश्विक स्तर पर बायोसिक्योरिटी की रणनीति बेहद महत्व रखती है। बायोसिक्योरिटी के महत्व को समझने के बाद जानते हैं कि भारत इस मुद्दे से निपटने के लिए क्या प्रयास कर रहा है। भारत के इस दिशा में प्रयासों की बात करें तो साल 2013 में द एग्रीकल्चरल बायोसिक्योरिटी बिल लाया गया था,
जिसमें एग्रीकल्चरल बायोसिक्योरिटी काउंसिल बनाने की बात की गई थी। यह पौधों और जानवरों को कीटों और बीमारियों से बचाने का प्रयास करेगी। इसका मकसद कृषि जैव विविधता को बनाए रखना है। भारत बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिन्स वेपन्स कन्वेंशन यानी BTWC ऑफ 1972 का हस्ताक्षरकर्ता देश है। भारत ने इस संधि को रेटिफाई भी किया है। यह एक विधिक तौर पर बाध्यकारी संधि है जिसने जैविक हथियारों को गैर कानूनी घोषित किया है। इसके अलावा साल 2004 में गठित राष्ट्रीय किसान आयोग ने भी बायो रिसोर्सेज की सुरक्षा की सिफारिश की थी। भारत में बायोसिक्योरिटी को आमतौर पर स्वास्थ्य और कृषि सुरक्षा के लिहाज से देखा जाता है। ये दोनों ही विषय राज्य सूची के तहत हैं। इन मुद्दों पर बायोसिक्योरिटी के लिए केंद्र सरकार गाइडलाइंस जारी करती है, जिन्हें राज्यों द्वारा अपनी स्थानीय जरूरतों के मुताबिक लागू किया जाता है। इसके अलावा सरकार की विभिन्न संस्थाएं इस दिशा में प्रयासरत हैं। इन प्रयासों के मद्देनजर देखते हैं कि भारत के सामने चुनौतियां क्या-क्या हैं। इस दिशा में सबसे पहली चुनौती ऑफेंसिव और डिफेंसिव बायोलॉजिकल एजेंट्स की पहचान की है। लैब्स में काम कर रहे शोधकर्ता नए तरह के बायोलॉजिकल एजेंट्स को लेकर सजग नहीं रह पाते। ये चुनौती कोविड-19 के ओरिजिन का पता लगाने के दौरान निकलकर सामने आई थी। इसके अलावा बायोसिक्योरिटी बिल को अभी तक मंजूरी नहीं मिल पाई है। भारत में बायोसिक्योरिटी के उपायों को लेकर एक रूपता का भी अभाव है। राज्यों द्वारा इस मामले में अलग-अलग रणनीति अपनाई जाती है। बायोलॉजिकल एजेंट्स मसलन वायरस की पहचान में कठिनाई के साथ इसके म्यूटेंट्स से भी चुनौती खड़ी होती है। वैक्सीन में देरी, निदान के लिए दवाओं का अधिक प्रयोग ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस जैसे रोगों को भी जन्म देता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पारदर्शिता और सहयोग का अभाव भी एक बड़ी चुनौती है। कोविड के मामले में चीन पर आरोप है कि उसने समय रहते मामलों की जानकारी साझा नहीं की, वरना स्थिति बहुत हद तक काबू की जा सकती थी। इन चुनौतियों के मद्देनजर आइए बात करते हैं कि क्या हो आगे की राह। बायोसिक्योरिटी के लिए एक नेशनल विजन पर काम हो, जिस पर सभी हितधारक समूहों की सहमति हो। साथ ही पर्याप्त वित्तीय और तकनीकी संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। राष्ट्रीय स्तर पर जोखिम आधारित प्राथमिकताओं को स्थापित करने के लिए एक व्यवस्था पर काम किया जाना चाहिए। अधिकारियों के बीच सहयोग की संस्कृति विकसित हो, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां नियमन की संरचनाएं विकेंद्रीकृत हैं और स्थानीय और राष्ट्रीय प्राथमिकताएं अलग-अलग हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव सुरक्षा दायित्वों को मान्यता दी जाए। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मानक स्थापित करने वाले संगठनों और निकायों में भागीदारी के साथ और राष्ट्रीय हितों का प्रभावी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। कोविड-19 संकट ने न केवल भारत और विश्व के देशों को बल्कि ओरिजिन वाले देश चीन को भी प्रभावित किया है। इससे यह सबक भी मिलता है कि जैविक युद्ध के मामले में हर देश शिकार बनेगा, लेकिन जीत किसी की नहीं होगी। कुल मिलाकर निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि भारत को वैश्विक जैव सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के साथ अपनी जैव सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करना चाहिए। आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। जैव सुरक्षा के तहत हमें खुद को सुरक्षित करते हुए दूसरों को भी बचाना है। आलोचनात्मक टिप्पणी कीजिए।